दोस्तों, अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र के 5वें चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक, इन दोनों के बारे में अगर आप इसे एक ही वीडियो में पूरा समझना चाहते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले के जो 4 चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र के और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के, मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं दोस्तों, उसका लिंक भी मैंने आपको दे रखा है, आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहां पर अगर आप अपना कोई भी डाउट पूछेंगे मैं आपको 100% बताऊंगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाणिज्य बैंक क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके जो आधारभूत कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि वाणिज्य बैंक तथा मुद्रा पूर्ति, यानी वाणिज्य बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार मुद्रा का सर्जन करता है, यानी साख का सर्जन करता है, ये समझेंगे। और उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि साख गुणांक क्या होता है और इसका क्या महत्व है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है ये क्या होता है और इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं। और यही केंद्रीय बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के थ्रू किस प्रकार अपने मात्रात्मक उपायों के माध्यम से और गुणात्मक उपायों के माध्यम से स्फीतिक अंतराल और अस्फीतिक अंतराल यानी तेजी काल और मंदी काल को कैसे आर्थिक स्थिरता में बदलने का प्रयास करता है। इस वीडियो में हम सारे ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो कि आपको इस चैप्टर को मोर देन 70% समझने में मदद करेगा। और इसके बाद अगर आप बुक पढ़ लेंगे अपनी एनसीईआरटी की, तो यकीन मानिए आपको ये चैप्टर मोर देन 90% समझ में आ जाएगा, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये वाणिज्य बैंक क्या होता है, यानी कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो देखिए, कमर्शियल बैंक की अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो यहाँ पे लिख रखा है कि एक वित्तीय संस्था है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने का कार्य करती है। अगर हम वाणिज्य बैंक की बात करें, और मैं आपको इसको कॉपी में समझाता हूं, क्योंकि मैंने ये इससे बुक आपकी हेल्प के लिए रख रखी है ताकि मुझे ज़्यादा ना लिखना पड़े, बट मैं अपनी सारी चीज़ें आपको कॉपी में समझाऊंगा, क्योंकि आप सभी का विचार है कि मैं कॉपी में ज़्यादा अच्छा समझाता हूं। तो देखिए, जो हमारी वाणिज्य बैंक है, वाणिज्यिक बैंक जो है हमारे, अगर उसको मैं डिफाइंड करूं तो वाणिज्य बैंक की 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें देखिए, 3 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ये एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वित्तीय संस्था क्या होती है। दूसरा, ये लोगों से जमा स्वीकार करती है। जमा स्वीकार करना यानी लोग बाग जो होते हैं अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंकों में जाके, यानी वाणिज्य बैंकों में जाके जमा करा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये लोगों को ऋण देती है। लोगों को ऋण देती है। ऋण यानी लोन देती है, ऋण देती है यानी ऋण देना। तो देखिए, ये भाई अगर ये उपभोक्ता को देती है तो ये उपभोग के लिए देती है, और अगर ये अगर ये उत्पादक वर्ग को देती है तो निवेश के लिए देती है। तो लोग में हमारे उपभोक्ता भी शामिल है,
यानी उपभोक्ताओं को ये उपभोग के लिए देती है और उत्पादकों को ये निवेश के लिए ऋण देती है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें समझी कि वाणिज्य बैंक की डेफिनेशन में हमें जो मिली कि ये एक वित्तीय संस्था है, ये लोगों का जमा स्वीकार करती है और ये लोगों को ऋण देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आखिर वित्तीय संस्था क्या होती है, तब तक आपको ये चीज़ नहीं क्लियर होगी इसकी डेफिनेशन। तो मैं वित्तीय संस्था को समझाता हूँ आपको। देखिए, संस्था क्या होती है? संस्था मतलब लोगों के समूह को कहते हैं जो मिलकर व्यापार करते हैं। क्लियर है? इसे आप उद्योग या उद्गम भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उसे मुख्य तौर से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है हमारा वाणिज्य संस्थाएं या व्यापारिक संस्थाएं भी आप इसे कह सकते हैं, वाणिज्यिक संस्थाएं, वाणिज्य संस्थाएं। दूसरी होती है हमारी वित्तीय संस्थाएं। क्या होती है दोस्तों? वित्तीय संस्थाएं। अब भाई वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं इसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट पहले आप समझिए कि भाई वाणिज्य संस्थाएं क्या होती हैं। भाई वाणिज्य संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जो अपने उत्पाद की बिक्री करने के फलस्वरूप संप्राप्ति प्राप्त करती है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिलायंस कंपनी, रिलायंस की बात करें, अमेज़न की बात करें, ठीक है, अगर हम हिंदुस्तान लीवर जिसे HUL कहते हैं उसकी बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, आप एक बात समझिए कि कोई भी जो संस्था होती है जो किसी वस्तु या सेवा को बेचने के बाद मेवा प्राप्त करती है यानी पैसा कमाती है, उसे वाणिज्य संस्थाएं कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ समझा रखी है बहुत बार कि भैया एक होता है हमारा उपभोक्ता क्षेत्र, एक होता है हमारा परिवार क्षेत्र, एक होता है हमारा उत्पादक क्षेत्र। परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को क्या देता है? कारक सेवाएं देता है, बदले में ये वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण देती है। फिर ये क्या देता है? कारक आय देती है और ये फिर वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय देती है ना। अब इन्हीं के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? कैपिटल मार्केट करता है, जिसे वित्तीय बाजार कहते हैं। यानी जिसे आप कैपिटल मार्केट, इसी कैपिटल मार्केट में हमारा बैंकिंग भी होता है, हमारा बैंक भी होता है, गैर बैंकिंग संस्थाएं भी होती हैं, शेयर मार्केट भी होता है दोस्तों। अब बैंक जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है, जो फाइनेंस बाजार होता है यानी वित्तीय बाजार होता है, वो एक्चुअल में उपभोक्ता और उत्पादक यानी परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। यानी इनसे बचतें लेता है और इन्हें निवेश के लिए उधार देता है यानी ऋण देता है। तो देखिए, वाणिज्य बैंक जो होती है ना, वाणिज्य संस्थाएं जो होती है वो उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये हमारी सार्वजनिक वाणिज्य संस्थाएं भी होती हैं जो सरकार के द्वारा लगाई जाती हैं, और हमारी निजी वाणिज्य संस्थाएं भी होती हैं जो निजी क्षेत्र के द्वारा लगाई जाती है। मैंने एग्जांपल आपको दिया, रिलायंस हो गया, अमेज़न हो गया, HUL हो गया, इन्फोसिस हो गया, या फिर हमारा विप्रो हो गया। ये सभी परफेक्ट एग्जाम्पल हैं वाणिज्य संस्थाओं के जो किसी वस्तु या सेवा या फिर दोनों के माध्यम से पैसा कमाती हैं। जबकि वित्तीय संस्थाएं, इनके पास अपनी कोई वस्तु नहीं होती, इनके पास कोई सेवा नहीं होती, ये जो क्रय विक्रय करती है केवल और केवल पैसे में करती है, यानी मुद्रा में ही, ये मुद्रा ही खरीदती हैं और मुद्रा ही बेचती है। अब देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल। वाणिज्य बैंक क्या है? एक वित्तीय संस्था। तो वाणिज्य बैंक क्या करती है? परिवार क्षेत्र से उनकी छोटी छोटी बचतों को क्या करती है? अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और बदले में क्या देती है? उनको ऋण मतलब ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। बट वो जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है दोस्तों। आपने देखा होगा सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। और उन्हीं छोटी छोटी बचतों को वाणिज्य बैंक क्या करता है? जो उत्पादक क्षेत्र होता है उसमें जो सार्वजनिक कंपनियां होती है, जो निजी कंपनियां होती हैं, उन्हें स्टॉक, उन्हें कहते हैं बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े
मशीनरी की आवश्यकता होती है यानी निवेश की आवश्यकता होती है, उन्हें ये ऋण उपलब्ध कराते हैं ताकि उनके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो, उत्पादन क्षमता बढ़े। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो दोस्तों आपको पता है उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो दोस्तों रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वाणिज्य बैंक जो होता है ना दोस्तों, जो वाणिज्य बैंक होता है वो एक वित्तीय संस्था होती है। ये लोगों से पैसा ही खरीदती है और लोगों को पैसा ही बेचती है। तो वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो केवल मुद्रा के माध्यम से अपना लाभ कमाती है, यानी मुद्रा ही खरीदती है और मुद्रा ही बेचती हैं। और जितनी भी वित्तीय संस्थाएं होती हैं उसके अंतर्गत हमारी सारी की सारी बैंकिंग प्रणाली आ जाती है, हमारी शेयर मार्केट वित्तीय संस्था है, हमारी गैर वित्तीय संस्थाएं भी होती हैं जैसे एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है बजाज फाइनेंस, कैपिटल फर्स्ट और भी बहुत सारे, जैसे कि आरआरबी बैंक और बंधन बैंक। ये बैंक बनने से पहले एनबीएफसी है। मतलब क्या होता है इनका कि ये केवल लोगों को ऋण तो देती है। वाणिज्य बैंक क्या करता है, लोगों से जमा भी स्वीकार करता है, लोगों को ऋण भी देता है। तो दोनों जो काम करता है ना उसे ही आप बैंक कहेंगे, उसे ही आप बैंक कहेंगे। बट जो लोगों से जमा तो स्वीकार ना करे पर लोगों को ऋण जरूर दे, उपभोग के लिए या निवेश के लिए, छोटे छोटे ऋण, तो उन्हें हम कहते हैं एनबीएफसी यानी गैर वित्तीय संस्थाएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, और उस बुक से फिर मैं आपको अपनी कॉपी की तरफ लाऊंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो देखिए अब आपको ये क्लियर हो गया कि वाणिज्य बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और लोगों को ऋण देती है। तो ये तो क्लियर है। अब जरा देखिए एक मेन पॉइंट देखिए, सभी वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जितने भी बैंक होते हैं, भले वो प्राइवेट बैंक हो, भले वो कमर्शियल बैंक हो, भले वो गवर्नमेंट बैंक हो, कैसा भी बैंक हो, वो सभी की सभी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्था क्यों? क्योंकि वो व्यापार किस में करते हैं, मुद्रा में करते हैं, पैसे का ही व्यापार करते हैं, पैसा ही बेचते हैं और पैसा ही खरीदते हैं। किंतु सभी वित्तीय संस्थाएं वाणिज्य बैंक नहीं होती, परंतु सभी वित्तीय संस्थाएं वाणिज्य बैंक नहीं होती है, क्योंकि शेयर मार्केट भी एक वित्तीय संस्था है बट वो वाणिज्य बैंक नहीं है। एक वित्तीय संस्था वाणिज्य बैंक केवल तब बनती है जब वह निम्नलिखित दोनों कार्य करती है, जब वो लोगों से जमा स्वीकार करे और लोगों को ऋण दे। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपसे ये बात कही कि जो गैर वित्तीय संस्थाएं होती हैं यानी एनबीएफसी, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जिन्हें हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं, जो छोटे छोटे उपभोग यानी टिकाऊ वस्तु के लिए जो उपभोक्ताओं को छोटे छोटे ऋण देते हैं। जैसे आज की डेट में आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं या आप एसी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे बजाज फाइनेंस, बजाज एयरलाइंस और ये कैपिटल फर्स्ट, बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो लोगों को क्या करती है, कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स को खरीदने के लिए ऋण प्रोवाइड करती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का बोलबाला है आज की डेट में भारत में, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इसलिए ये बात यहाँ पे लिख रखी है। अब दोस्तों एक बात मैं और आपको समझाना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे मेन बात आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि वाणिज्य बैंकों का इसमें फायदा क्या है। वो लोगों से जमा स्वीकार करती है, अपने पास जमा के रूप में रखती है, फिर उत्पादक क्षेत्र को या फिर परिवार क्षेत्र को दोबारा ऋण के रूप में दे देती है। तो इसमें आखिर बैंक का क्या फायदा है? तो बैंक का बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों, मैं आपको समझाऊं। बैंक का बहुत ज़्यादा फायदा है, तभी तो हर कोई बैंक खोलना चाहता है, क्योंकि बैंक आज की डेट में बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं बैठे बिठाए। अब देखिए बैंक क्या होता है, बैंक लोगों से जमा भी स्वीकार करता है और लोगों को ऋण भी देता है। भैया जो जमा स्वीकार करता है
उस पर जो ऋण की जो दर होती है, जो ब्याज की जो दर होती है, वो बहुत कम होती है दोस्तों, ना के बराबर होती है। और जो लोगों को उपभोग और निवेश के लिए वो जो ऋण देता है वो होता है बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए जो पैसा लोगों ने बैंकों के पास अपना ऋण पैसा जमा कराया, उस पर दिया 1% का ऋण, ठीक है, 1% ब्याज दिया। और जो बैंकों ने उपभोग और निवेश के लिए ऋण दिया, उस पे लिया 5% ऋण। तो 4%, अगर मैं मानूं 5% में से 1% अगर मैं घटा भी दूं तो कितना बच गया? 4%। और ये जो 4% है ये बैंकों का क्या है? लाभ है, लाभ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विस्तार। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्तार, और इंग्लिश में स्प्रेड कहते हैं। यानी विस्तार के माध्यम से, विस्तार बराबर क्या है? जो ऋण वाणिज्य बैंक दूसरों से वसूलता है उसकी दर में से अगर आप वाणिज्य बैंक जो ऋण देता है अपने पास जमा के उसको घटा दें, यानी विस्तार को अगर मैं शॉर्ट में निपटाऊं आपके लिए, तो देखिए विस्तार का मतलब क्या हो गया? विस्तार इक्वल टू हो गया जो ऋण ये वसूल करते हैं उत्पादक क्षेत्र से या उपभोक्ता क्षेत्र से, वो तो क्या होता है? ज़्यादा होता है, उसकी दर, ब्याज की दर क्या होती है? ज़्यादा। और जो ब्याज की दर ये अपने उपभोक्ताओं को देते हैं वो क्या होता है? वो बहुत कम होता है। जैसे मैंने बताया कि 5% इन्होंने ऋण दिया और 1% इन्होंने अपने उपभोक्ताओं को दे दिया, तो 4% इनका जो प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा? विस्तार कहलाएगा, स्प्रेड कहलाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई ही है। अब बात करते हैं हम इसके आधारभूत कार्यों की। देखिए भाई, अब हम बात करेंगे कि भाई आधारभूत कार्य क्या हैं इसके। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं वाणिज्य बैंक को लेकर, 1 घंटे की वीडियो, उसका भी मैं लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र की जो मैंने 2020 में बनाई थी। ऑलरेडी मैं ये बुक पढ़ा चुका हूँ, बट ये दोबारा से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं एक ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल दे पाऊँ और थोड़ा सा रिविज़न करा पाऊँ। तभी देखिए रिविज़न विंडो लिख रखा है यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, TR जैन बुक। और अगर आपके पास NCERT बुक है तो ये उसकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, बट आप NCERT ज़रूर पढ़ेंगे, मैं आपको पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा। तो देखिए मैंने अब आपको ये तो बता दिया कि भाई वाणिज्य बैंक क्या होती है, वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, और वाणिज्य बैंक किस प्रकार से लाभ कमाती है। अब बात करेंगे इसके आधारभूत कार्यों को। तो इसके आधारभूत कार्यों को अगर हम 2 भागों में बांटे तो एक होता है हमारा जमा स्वीकार करना, एक होता है ऋण देना, और एक और होते हैं इसके सहायक कार्य, उपयोगिता, असामान्य उपयोगिता के कार्य, और एजेंट के रूप में कार्य। तो मैं आपको 3 तरीके से इसको थोड़ा अच्छी तरीके से इसके कार्यों को समझाता हूँ। तो ज़रा आप बस अंत तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों। मैंने आपसे पहले कहा कि वीडियो लंबा ज़रूर होगा, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए वाणिज्य बैंक, ये जो हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं जिन्हें हम व्यापारिक बैंक भी कह सकते हैं, कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक के जो कार्य होते हैं, यानी कार्य जो होते हैं, उन्हें हम मुख्य तौर से तो 2 भागों में बांट सकते हैं, बट मैं 3 भागों में बांटूंगा आपके लिए ताकि आपको और थोड़ी सी नॉलेज मिले। तो एक होते हैं इसके मुख्य कार्य, एक होते हैं इसके मुख्य कार्य। मुख्य कार्य को, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको पीछे करता हूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके भाई, माफ़ी चाहता हूं इसके लिए। तो देखिए वाणिज्य बैंक, मैंने यहाँ पे लिखा वाणिज्यिक बैंक, मैंने वाणिज्यिक बैंक लिखा, वाणिज्य बैंक के कार्यों को लिखा मैंने। अगर मैं इसके कार्यों को 2 भागों में बांटूं तो एक होते हैं इसके मुख्य कार्य, और एक होते हैं इसके गौण कार्य, या फिर हम कहें कि सहायक कार्य। भाई मुख्य कार्यों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते, पहला होता है इसका जमा स्वीकार करना, और दूसरा इसका मुख्य कार्य है ऋण देना, यानी उधार देना।
सहायक कार्यों को भी अगर मैं दो भागों में बांटूं तो एक है सामान्य उपयोगिता के कार्य, सामान्य उपयोगिता के कार्य, उपयोगिता के कार्य, और एक है एजेंट के रूप में कार्य। अब मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं जमा स्वीकार करने वाले कार्य को, जमा स्वीकार करने वाले कार्य को। अब देखिए दोस्तों, वाणिज्य बैंक कई माध्यमों से, यानी मुख्य तौर से 5 तरीके के अकाउंट से या फिर उससे भी ज़्यादा से के माध्यम से ये अपने पास जमा स्वीकार करता है। जैसे इसके मेन अकाउंट के नाम लिखूं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, तो भाई पहला है हमारा सेविंग अकाउंट। सभी का होता है सेविंग अकाउंट, और इस पे जो मिलने वाला जो बचत खाता जिसे आप कहते हैं, इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, इसमें ना के बराबर ही मिलता है। एक हमारा अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय के लिए दिया रखा जाता है, और इसमें जो मिलने वाला जो ब्याज होता है वो सेविंग अकाउंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी 6-6.5% का रेट चल रहा है दोस्तों। इसके बाद होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पहला है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तीसरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हिंदी में आवर्ती खाता कहते हैं, इसे बचत खाता, इसे समय अवधि यानी निश्चित समय अवधि खाता भी कहते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, थोड़ा हाथ तेज चलता है इस वजह से। तो देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खाता क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए एक जमाकर्ता को इंस्टॉलमेंट के रूप में यानी किस्तों के रूप में पैसा जमा करना होता है। जैसे मैंने किसी बैंक में एक रिकरिंग अकाउंट खुलवाया और मैंने 5,000 रुपये उसमें हर महीना डिपॉजिट में करता हूँ, जैसे EMI देते हो आप, और पर इसमें जो मिलने वाला जो ब्याज होता है ना दोस्तों, वो इन दोनों से ज़्यादा होता है। यही बात आपने याद रखनी है। तो पहला हो गया सेविंग अकाउंट, दूसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तीसरा रिकरिंग अकाउंट, और एक होता है हमारा होम सेफ सेविंग अकाउंट। होम सेफ सेविंग अकाउंट ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप वैसे तो मैंने इसको बहुत कम देखा है और मैंने भी इसकी तलाश की तो हमें तो मिला नहीं है। तो होम सेफ सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसमें बैंक अपने ग्राहक के घर में एक गुल्लक रख देता है, जिसमें ग्राहक अपनी छोटी छोटी बचतों को उसमें डालता रहता है, और महीना पूरा होने पर या तो ग्राहक खुद जमा कर आता है बैंक में जाके, या बैंक अपने एजेंट को भेज देता है, वो वहाँ से जाके पैसा निकाल के उसके मेन अकाउंट में डाल देता है। ये होता है होम सेफ सेविंग अकाउंट। एक पांचवा जो अकाउंट होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करंट अकाउंट, जो मुख्य तौर से वाणिज्य लोगों के लिए या व्यापारिक वर्ग के लिए खोला जाता है। ये आम व्यक्ति नहीं खुलवा सकता। करंट अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, जो भी आपकी राशि है आप उससे भी ज़्यादा पैसा निकलवा सकते हैं। इसमें बैंक ब्याज नहीं देता है दोस्तों, ब्याज नहीं देता, उल्टा सेवा व्यय लेता है, यानी कस्टमर सर्विस चार्ज लेता है उल्टा। तो ये पांच महत्वपूर्ण अकाउंट हैं, खाते हैं, जिसके माध्यम से देश की जनता बैंकों में अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा कराती है। अगर हम जमा को दो भागों में बांट दें, जो भी जमाएं होती हैं, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं, अगर हम उसे दो भागों में बांटें तो एक होती है मांग जमाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे भी आपको बहुत काम आएगा। मांग जमाएं, जिन्हें हम मांग जमाएं कहते हैं, और एक होती है हमारी गैर मांग जमाएं। ये अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई मांग जमाएं क्या होती है और गैर मांग जमाएं क्या होती है। भाई देखिए, मांग जमाएं वह जमाएं होती हैं जो एक उपभोक्ता यानी जो एक बैंक का ग्राहक है वो चेक के माध्यम से निकलवा सकता है या ATM के माध्यम से निकलवा सकता है, वो कभी भी निकलवा सकता है। मतलब आपने अपने 10,000 रुपये जमा कराए, ठीक है, सेविंग अकाउंट में, तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप निकाल लोगे ना, सिंपल सी बात है।
ऐसे ही अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अगर हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को छोड़ दें और रिकरिंग को छोड़ दें, तो भैया सिंपल सी बात है, सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है या होम से सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, हम जो भी पैसा जमा करते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, जब मर्जी मांग सकते हैं, जब मर्जी। यानी हम एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं, हम चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जो ग्राहक कभी भी किसी भी समय बैंक से पैसा निकाल ले अपना, उसे हम कहते हैं मांग जमाई। इन्हें हम चेक जमाई भी कहते हैं, चेक जमाई। चेक जमाई क्यों कह सकते हैं हम इसे, बहुत ही सिंपल, क्योंकि भैया हम चेक के माध्यम से बैंक से ये जो धनराशि है कभी भी निकाल सकते हैं। जबकि गैर मांग जमाई क्या होती है, गैर मांग जमाई वह मांग जमाई होती हैं जिसे बैंक का ग्राहक चेक के माध्यम से नहीं निकलवा सकता। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है वो एक निश्चित समय के लिए जमा होता है, जिसे चेक के माध्यम से नहीं निकलवा सकता। अगर आप निश्चित समय अवधि से पहले निकलवाते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ फाइन देना पड़ता है, बट पैसा तो निकल जाता है, बट आपको कुछ ना कुछ फाइन देना पड़ता है, कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है समय से पहले निकलवाने के लिए। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई कि जमाओं को हम मांग जमाई और ऋण जमाओं के रूप में बांट सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण कार्य की, यानी मुख्य कार्य में दो ही तो मेन है। एक है जमा स्वीकार करना, जो कि इन 5 अकाउंट के माध्यम से जमा करता है, और भी है बट मैंने आपको प्रमुख बता दिए। ऋण, अब हम बात करेंगे ऋण की। भाई ऋण की बात करेंगे, जो कि हमारा जो मेन कार्य है ऋण देना, क्योंकि बैंक जो होते हैं ना, ऋण के माध्यम से ही अपना विस्तार करते हैं। विस्तार मतलब जो ब्याजों के बीच का अंतर होता है, एक जो ब्याज ये अपने ग्राहकों को देते हैं वो तो बहुत कम होता है, एक ब्याज वो होता है ये जो अपने ग्राहकों से लेते भी हैं, जिन्हें ये ऋण देते हैं। लेते ये ब्याज ज़्यादा है, देते ये ब्याज कम है, उन्हीं के डिफरेंस को हम विस्तार कहते हैं, जिसके माध्यम से एक वाणिज्य बैंक लाभ कमाता है। दोस्तों मेरी बात समझ आ गई है आपको, आई थिंक। अब ये जो हमारे ऋण होते हैं, ऋण देने का जो काम करता है, बहुत प्रकार से ऋण देता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अल्पकालीन ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी देखो कम समय के लिए ऋण देता है, अधिक समय के लिए ऋण देता है। भाई कम समय के लिए ऋण देता है यानी थोड़े समय के लिए जो ऋण दिया जाता है वो अल्पकाल कहलाता है, लंबे समय के लिए दिया जाता है वो दीर्घकाल कहलाता है। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि केवल और केवल किसको सुविधा होती है, करंट अकाउंट होल्डर को। जिसका भी बैंक में करंट अकाउंट होता है वो अपनी एक निश्चित राशि जो भी उसके खाते में होती है उससे भी ज़्यादा राशि निकलवा सकता है, इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और भी है दोस्तों डिमांड लोन्स। क्या होते हैं दोस्तों, डिमांड लोन्स। और भी बहुत सारे ऋण देता है, आपने सुना होगा कार लोन देता है, होम लोन देता है, बहुत सारे स्टार्टअप लोन देता है, बहुत सारे ऋण देता है। बट दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि वाणिज्य बैंक कभी भी जो ऋण देता है वो किसी ना किसी जमानत के बदले में देता है। कोलैटरल सिक्योरिटी यानी जमानत के बदले में देता है। याद रखनी है यार ये बात, भले वो अल्पकालीन ऋण हो, दीर्घकालीन ऋण हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, भाई डिमांड लोन्स हो, होम लोन हो, कार लोन हो, कैसा भी पर्सनल लोन हो, कई तरीके के गोल्ड लोन हो, कितने सारे ऋण देता है। आप अपने आसपास देखिए, वाणिज्य बैंकों ने अपना जो पिटारा है वो खोल रखा है। अभी तो मुद्रा लोन, ये लोन, वो लोन, ये लोन देने के इतने उत्सुक क्यों होते हैं? सिंपल सी बात, ये पैसा उसी से ही कमाते हैं। और दोस्तों ये ऋण लोन तो देते हैं बट साथ में ये सिक्योरिटी जरूर लेते हैं,
लोन तो देना चाहते हैं ये, बट बिना जमानत के, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ये ऋण नहीं देते हैं। या तो ये किसी प्रतिभूति को अपने पास रखवाते हैं, या किसी जायदाद कहते हैं किसी स्थिर परिसंपत्ति के कागज अपने पास रखवाते हैं, या फिर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के जमानत के आधार पर भी ये ऋण देते हैं। और ये देखा जाता है कि जिसकी जितनी गुडविल होती है ये उतना ही देते हैं। और आपने देखा है हमारे देश में तो बहुत ही बढ़िया है, विजय माल्या साहब हो गए, मेहुल चौकसी हो गए, या नीरव मोदी जी हो गए, इनको तो बैंकों ने खुल के ऋण दिया है भाई, और वो लेके रफू चक्कर हो गए। तो आप जानते हैं कि ऋण देना, एक गरीब इंसान को जब ये ऋण देते हैं ना तो 100 कागज कार्रवाई करते हैं, बट ये अमीर व्यक्ति को तो भैया मैनेजर खुद जाके उनके घर में जाके देके आता है, क्योंकि उसमें उसकी क्या होती है, कमीशन होती है दोस्तों। सारा खेल कमीशन का है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसके जो सहायक कार्य कैसे होते हैं। अब देखिए इसके जो गौण कार्य या सहायक कार्य आप कहें तो सामान्य उपयोगिता के रूप में, जैसे आपको बैंक आपको लोकर की सुविधा देते हैं, जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण कागजों को रख सकते हो, अपने महत्वपूर्ण आभूषणों को रख सकते हो, जो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैंक आपको क्या देता है, एक लोकर की सुविधा देता है, जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को रख सकते हो, और उसके बदले में कुछ सेवा व्यय यानी सर्विस चार्ज आपसे लेता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपको ये सामान्य उपयोगिता की चीज़ें देता है, जैसे लोकल की हो गई, या आपको आपकी प्रतिभूतियाँ हो गई। एजेंट के रूप में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि आपको डिविडेंड कलेक्ट करना है, आपको आपका रेंट कलेक्ट करना है, आपकी कोई बिजनेस डील है, आपको बिल्टी बनानी है, तो बहुत सारे ये काम करते हैं। अब ये सिलेबस में नहीं है तो बट मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी कॉपी की तरफ, और कॉपी में देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ये किताब का केवल प्रयोग कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको फोटो क्लिक करके इसकी मेन बातों को पढ़ लें, बट मेन तो मैं आपको इसको समझा ही रहा हूँ। तो पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात करना है कि वाणिज्य बैंक साख मुद्रा का पूर्ति। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझा दूं। इससे पिछले पार्ट में जब मैंने आपको मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो एक मुद्रा की जो पूर्ति करती हैं वो एक देश की सरकार करती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत देश की सरकार का मतलब क्या हो गया, वित्त मंत्रालय हमारे 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करता है। सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपए के नोट को जारी करने का एकाधिकार है किसके पास, वित्त मंत्रालय के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। दूसरा हमारा केंद्रीय बैंक, जो मुख्य तौर से मुद्रा की सप्लाई यानी मनी की सप्लाई करता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। अगर हम भारत को एग्जांपल लेते हैं, जो है हमारा आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ये बात समझ आ गई, जो हर प्रकार के नोट छापता है। और तीसरा जो मुद्रा का घटक होता है, जो एक देश की मुद्रा में, एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा को निर्माण करता है या मुद्रा की सप्लाई करता है, वो है दोस्तों वाणिज्य बैंक। और ये जो वाणिज्य बैंक होते हैं ना, ये भी मुद्रा की पूर्ति करते हैं अपनी जमा कोष के आधार पर। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है 12th लेवल पे या फिर फाइनल लेवल कहते हैं सेकेंड ईयर में आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि किस प्रकार एक वाणिज्य बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण करता है या मुद्रा का सृजन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ध्यान से मुझे सुनना, और आपको अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में लिखना भी। देखिए, वाणिज्य बैंक तथा मुद्रा पूर्ति, कमर्शियल बैंक्स एंड मनी सप्लाई। तो मैंने आपको बता दिया, मनी सप्लाई करने का काम 3 लोग करते हैं। एक देश की सरकार, ठीक है, जो वित्त मंत्रालय होता है, दूसरा केंद्रीय बैंक होता है, तीसरा हमारे वाणिज्य बैंक होते हैं। तो वाणिज्य बैंक भी देश में मुद्रा की सप्लाई करने का कार्य करते हैं। अब जरा ध्यान देना, वाणिज्य बैंक साख का निर्माण करके मुद्रा
वाणिज्य बैंक साख का निर्माण करके मुद्रा पूर्ति में योगदान देते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर ये साख क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होता कि साख क्या होती है। दोस्तों, साख का मतलब होता है उधार, उधार देकर। देखिए, वाणिज्य बैंक अगर आप मान लीजिए कि सारे के सारे वाणिज्य बैंकों के पास पूरी देश की, अगर हम भारत की बात करें कि पूरे भारत के जितने भी बैंकिंग प्रणाली में बैंक आते हैं, जितने भी बैंक आते हैं, जितने भी वाणिज्य बैंक आते हैं, उनको 10,000 रुपये मांग जमाएं उनके पास आई। मांग जमा कितनी आई? 10,000 रुपये। यानी लोगों ने, परिवार क्षेत्र ने वाणिज्य बैंकों के पास अपनी जो बचतें जमा कराई वो टोटल 10,000 रुपये कराई। ठीक है, अब इन्हीं 10,000 रुपये को, क्योंकि देखिए आप ये बात जानते हैं कि बैंक को बहुत एक्सपीरियंस होता है और बैंकों को पता है कि सारे के सारे उपभोक्ता जिन्होंने हमारे पास पैसे को जमा कराया वो एक ही समय पे तो नहीं आ जाएंगे सारे के सारे निकलवाने। तो बैंक क्या करता है, एक निश्चित राशि को अपने पास जमा के रूप में रखता है, जिसे वो केंद्रीय बैंक के पास जमा रख देता है। जैसे 10,000 रुपये का, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं साख के निर्माण के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, जरा बात को समझना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। मान लीजिए दोस्तों, जो वाणिज्य बैंक है, वाणिज्यिक बैंक जो है, उनके पास जो कुल मांग जमाई आई वो आई 10,000 रुपये। मान लीजिए कितनी आई? 10,000 रुपये। जितने भी भारत में वाणिज्य बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, उनमें जितने भी लोगों ने पैसा जमा कराया वो मान लिया मैंने कि 10,000 रुपये है। अब दोस्तों ये क्या करते हैं, इस 10,000 रुपये का एक मिनिमम अमाउंट अपने पास नगद कोष के रूप में रखते हैं। क्या रखते हैं? 10,000। मान लिया मैंने कि इस कुल मांग जमा का केवल 10% ये पैसा अपने पास जमा के रूप में रखते हैं। पूरा क्यों नहीं रखते? क्योंकि इनको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इन्हें ये बात पता है कि भैया सारे के सारे उपभोक्ता एक ही समय पे पैसा निकलवाने नहीं आएंगे। तो इसका अगर 10,000 का केवल 10%, यानी मैं इसको काटूं तो 1,000 रुपये बनता है। ये 1,000 रुपये कहलाता है हमारा आरआर, यानी रिजर्व, आरआर बोलो या सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो आप इसे कह सकते हैं, जो वाणिज्य बैंक अपने पास या फिर केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखता है दोस्तों। अब वो क्या करते हैं, इसी 1,000 रुपये को रख के 9,000 रुपये, क्योंकि देखिए ना बहुत ही सिंपल है, 10,000 रुपये उनके पास मांग जमाएं आई, जिसमें से 1,000 रुपये उन्हें आवश्यक रूप से क्या करना पड़ेगा, अपने पास जमा के रूप में रखना पड़ेगा। तो अब बच गए कितने? 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये वो क्या करेंगे, अपने उपभोक्ताओं को ऋण के रूप में क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, अब जब ऋण देंगे ना तो कैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसको भी ऋण दिया जाएगा, भले वो उपभोक्ता हो, भले वो उत्पादक हो, उसका एक खाता खोला जाएगा और उसमें ये पैसे उनको दिखा दिए जाएंगे। तो देखिए, मैंने HDFC बैंक से ऋण लिया, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में ऋण आ गया, मैंने उसे अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, बट रहा तो वो बैंकिंग प्रणाली के ही अंतर्गत ना। पहले बैंकिंग प्रणाली के पास कितने पैसे आए थे? 10,000, फिर 9,000 रुपये और हो गए। तो ये तो हो गए हमारी प्राथमिक मांग जमाएं, और ये हो गई हमारी द्वितीयक मांग जमाएं, क्योंकि इन्होंने कैश कुछ नहीं दिया। अब टोटल कितने पैसे हो गए? 19,000। फिर इस 19,000 का भी 10% वो अपने पास कैश रिजर्व के रेशो में रखेंगे। तो भाई 1,900 रुपये को घटाकर, यानी टोटल 19,000 में से 1,900 को घटाकर, 19,000 में से 1,900 को जब वो घटाएंगे तो भाई आपको मिलेगा 8,100 रुपये कुछ समथिंग पैसे मिल जाएंगे। तो इसको भी दोबारा देंगे। तो ऐसे करते करते दोस्तों ये क्या करते हैं,
10,000 रुपये की मांग जमा से, 10,000 रुपये की मांग जमा से ये एक देश की अर्थव्यवस्था में 1 लाख रुपए तक की साख का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि ये कैश का इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों। ये जो भी ऋण देते हैं ना, अपने ऋणधारी के बैंक में जमा करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इस प्रकार ये ना तो ये नोट छापते हैं, ना ही ये सिक्के जारी करते हैं, तब भी ये मुद्रा का निर्माण कर देते हैं अपना उधार के माध्यम से। और इस उधार के माध्यम से, क्योंकि ये कैश का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बुक पे ले चलता हूँ, और जरा ध्यान दीजिए। साख गुणांक, मैं इसको थोड़ा एक बारी दोबारा पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है वाणिज्य बैंक साख का निर्माण करके मुद्रा पूर्ति में योगदान देते हैं, जबकि ना तो ये कोई नोट छापते हैं, ना ही ये कोई सिक्के जारी करते हैं। पर ये मुद्रा की पूर्ति कैसे करते हैं? साख का निर्माण करके। और साख का मतलब क्या होता है? उधार, यानी ये लोगों को उधार देते हैं। ठीक है, इनके पास जो भी पैसा आता है एक निश्चित मात्रा में, उसका कुछ मिनिमम अमाउंट ये अपने पास कैश के रूप में रखते हैं, बाकी ये उधार दे देते हैं। जब ये दोबारा उधार देते हैं तो ये सिर्फ बैंक में खाते में दिखाते हैं लोगों को, फिर ये उसका ऐसे करते करते ये कई गुना तक साख की निर्माण कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, वे ऐसा अपने नगद कोषों की तुलना में कई गुना अधिक ऋण देकर, यानी मांग जमाओं के रूप में करते हैं। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है साख गुणांक। जैसे भाई 1/√, जैसे इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, साख गुणांक क्या होता है? मतलब जो मांग यहाँ पे देखिए लिख रखा है, बहुत सिंपल सा, यह उस संख्या या तत्व को व्यक्त करता है जिसको नगद कोषों से कई गुना करने पर वाणिज्य बैंकों के नगद कोष मांग जमाएं बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, तो जरा ध्यान देना। मैंने मान लिया कि जो वाणिज्य बैंक है ना, जो वाणिज्य बैंक, उनके पास 10,000 रुपये जमा हुए थे। ठीक है, और हमारा साख गुणांक, जो हमारा साख गुणांक है, उसका मैं नए पेज में आपको कराता हूँ और जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा, फिर ज़्यादा समझ आएगा। देखिए भाई, हमारा साख गुणांक, जो हमारा साख का मतलब क्या होता है भाई? उधार। साख गुणांक, यानी गुणांक का मतलब तो गुणा होता है, गुणांक जिसे हम के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, जो वाणिज्य बैंक को अनिवार्य रूप से केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना पड़ता है, अनिवार्य रूप से। ठीक है, अब ये है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है? अब देखिए, आप जानते हैं कि मैंने माना कि 10,000 रुपये पूरी बैंकिंग प्रणाली, यानी पूरे के पूरे जितने भी भारत में वाणिज्य बैंक है, उनके पास जमा के रूप में 10,000 रुपये आए। ठीक है, आए। और जो कैश रिजर्व रेशियो है, मैंने मान लिया कि वो 10% है, यानी कुल मांग जमा का मैंने मान लिया कि 10% पैसा वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास या अपने पास अनिवार्य रूप से पैसा रखना है। ठीक है, ताकि कोई भी उपभोक्ता आए तो उसको पैसा दिया जा सके। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्या है, अगर आपको साख गुणांक का फॉर्मूला पता है, साख गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मांग जमा को हमें क्या करना है? मांग जमा को साख गुणा से मल्टीप्लाई करना है, और साख गुणा का फॉर्मूला था 1/CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए, मैंने क्या किया, 10,000 लिखा भाई, इंटू 1/% का मैंने 10, नीचे क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि परसेंट का नीचे 100 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो 10,000 रुपये है, ये जो 10,000 रुपये है भाई, नीचे तो 10 ही रहेगा, ये जो 100 है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इससे ये 0 कट जाएगा, और ये 10,000 किस में बदल गया? 1,00,000 में। अगर वाणिज्य बैंकों के पास 10,000 रुपये मांग जमाओं के रूप में आते हैं, तो वाणिज्य बैंक, अगर उनका नगद कैश रिजर्व रेशियो 10% है, तो इसका मतलब वो अपनी मांग जमाओं के 10 गुना
क्योंकि 10,000 को 10 से गुणा करने पे 1 लाख बनेंगे, 10 गुणा मांग को दे देते हैं। तो साख गुणांक उस संख्या को व्यक्त करता है जिसमें एक वाणिज्य बैंक, जिसमें सभी वाणिज्य बैंक अपनी कुल मांग जमाओं के कितने गुना साख का निर्माण कर सकते हैं, उस संख्या को व्यक्त करता है। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो नो प्रॉब्लम, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कहेंगे दोबारा से बनाने के लिए तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बट मुझे कमेंट में जरूर बता दे करें कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने अभी तक तो वाणिज्य बैंकों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे हमारे 30 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं दोस्तों वाणिज्य बैंक। हम जिसे कहते हैं केंद्रीय बैंक, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल बैंक कहते हैं। अब इस सेंट्रल बैंक क्या होता है? देखिए अगर हम बैंकिंग प्रणाली को 2 भागों में बांट दें, अगर हम बैंकिंग प्रणाली जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बैंकों को 2 मुख्य आधारों पे बांट दें, तो एक बनता है हमारा सेंट्रल बैंक, दूसरा बनता है हमारा कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी वाणिज्य बैंक होते हैं, जितने भी गैर वित्तीय संस्थाएं होती हैं, यानी नॉन फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, उनको सभी पर लगाम कसने का जो काम होता है वो करता है वाणिज्य बैंक और सेंट्रल बैंक। यानी कोई भी नया बैंक खुलेगा, कोई भी पुराना बैंक बंद होगा, कोई खुलेगा तो लाइसेंस देने का काम भी केंद्रीय बैंक करता है, कोई बंद होगा तो उसका समापन कार्य भी वाणिज्य बैंक ही करता है दोस्तों, केंद्रीय बैंक करता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, केंद्रीय बैंक जो होता है जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। एक देश की समस्त बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च बैंक है। यानी समस्त बैंकिंग प्रणाली, अगर हम बात करें भारत की, तो पूरे भारत में जितने भी बैंकिंग प्रणाली है, जितने भी बैंक है, भले वो वाणिज्य बैंक हो, वाणिज्य बैंकों में कैसे भी बैंक हो, नॉन फाइनेंस बैंक हो, कैसे भी बैंक हो, सभी प्रकार की जो बैंक है उनका जो बाप है ना वो सेंट्रल बैंक है दोस्तों। यानी याद रखना दोस्तों, जिस प्रकार सेबी SEBI सेबी पूरी शेयर मार्केट पे लगाम कसती है, ऐसे ही दोस्तों पूरी बैंकिंग प्रणाली पर लगाम कसने का जो काम होता है वो सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक इन पर एक तरीके से अपनी नज़र रखता है कि कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है बैंक, वाणिज्य बैंक अगर करता है तो ये उसका लाइसेंस रद्द कर देता है। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका भी है ना, और इंग्लैंड का भी है, और भी 3-4 आपको केंद्रीय बैंकों के नाम पता होने चाहिए। अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि एक देश की समस्त बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च बैंक है, यानी सबसे बड़ा बैंक है। अब ये संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च बैंक है, यानी कौन सा नया बैंक खुलेगा, कौन सा बंद होगा, यानी निर्धारण व नियंत्रण करने का काम कि निर्धारित करता है कि कितने बैंक होंगे, कौन कौन किस किस बैंक को लाइसेंस दिया जाएगा, निर्धारण करा। और नियंत्रण यानी अगर जो ब्याज दर है या जो भी उनके फैसले होते हैं तो केंद्रीय बैंक ही डिसाइड करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये जो हमारा केंद्रीय बैंक है ये सभी प्रकार के बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, देख रेख करता है। यानी एक तरीके से अगर ये जितने भी बैंक वाणिज्य बैंक है उनका जो चौकीदारी का काम करता है कि कोई गलत एक्टिविटी ना की जाए भारत देश में या किसी भी देश में, वो काम करता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक क्या होता है मैंने आपको बताया। अब इसके ना काम इंपॉर्टेंट है।
इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया नोट जारी करने का एक अधिकार होता है इसके पास। यानी जो एक देश का केंद्रीय बैंक होता है ना, केवल वही नोट जारी कर सकता है, और कोई भी बैंक, भले वो कोई भी बैंक हो, भले वो गवर्नमेंट बैंक हो, भले वो प्राइवेट बैंक हो, कैसा भी बैंक हो यार, बट वो कभी भी ना नोट जारी करने का अधिकार केवल और केवल केंद्रीय बैंक के पास है। आप भारत में जारी जितने भी नोट देख लो, सब में ही ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है और नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें गवर्नर कहते हैं, और गवर्नर के साइन के बाद वो पारित होता है नोट। तो नोट जारी करने का जो अधिकार है ना दोस्तों, वो केवल और केवल केंद्रीय बैंक के पास है। 1 रुपए के सिक्के को, सभी प्रकार के सिक्कों को छोड़ दो अगर आप, और 1 रुपए के नोट को छोड़ दो, तो बाकी सभी के सभी नोट जारी करने का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो एक देश की मुद्रा की पूर्ति करते हैं, यानी जो करेंसी होती है उसकी सप्लाई करने का काम 3 करते हैं। एक सरकार का वित्त मंत्रालय, दूसरा केंद्रीय बैंक, और तीसरा वाणिज्य बैंक। भाई वित्तीय बैंक क्या करता है? 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करता है। वाणिज्य बैंक 1 रुपए के नोट को छोड़ के सभी प्रकार के नोट जारी करता है। तीसरा वाणिज्य बैंक जो कि साख के माध्यम से सप्लाई करता है, उधार के माध्यम से। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो नोट जारी करने का बैंक है, यानी नोट जारी करने का इसके पास क्या होता है? एक अधिकार होता है। जैसे अगर अमेरिका में जितनी भी करेंसी, अमेरिकी डॉलर जारी किए जाते हैं, वो अमेरिका के फेडरल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। कोई भी वाणिज्य बैंक नोट जारी कर नहीं सकता। वो अगर मुद्रा की सप्लाई करना चाहता है, मुद्रा, तो वो साख के निर्माण के माध्यम से कर सकता है। तभी वाणिज्य बैंकों के द्वारा जो भी मुद्रा का सृजन किया जाता है उसे साख का सृजन कहते हैं, यानी उधार के माध्यम से। तो ये क्लियर हो गया। अब आता है सरकार का बैंक। अब इसे सरकार का बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार का जो भी सरकारी खजाना होता है वो भी केंद्रीय बैंक के पास होता है। जो विदेशी विनिमय भंडार होता है वो भी इसके पास होता है। सभी सरकारी कर्मचारियों के खाते भी इसी के पास होते हैं। मतलब कुल मिला के देखें कि सरकार का बैंक, जैसे मेरा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपका बैंक हो गया मान लीजिए HDFC, ठीक है, या आपका हो गया ICICI। ऐसी अगर हम सरकार यानी भारत सरकार का बैंक पूछें कि कौन सा है, तो आप बोलोगे केंद्रीय बैंक। और केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे सरकार का बैंक कहते हैं क्योंकि सरकार की जितनी भी संपत्तियां होती है, भले वो सार्वजनिक उद्यमों के द्वारा कमाया गई आय हो, सरकारी खजाना हो, सरकारी बड़े बड़े पदाधिकारियों के खाते हों, सभी चीजें सरकार का बैंक होता है। क्योंकि अगर पूरे विश्व में कहीं पे सेमिनार हो रहा है और सरकार की तरफ से अगर कोई बैंक जाएगा प्रतिनिधित्व करने, तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी जाएंगे, ना कि कोई वाणिज्य बैंक का अधिकारी जाएगा। इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है सरकार का बैंक। इसके बाद आता है बैंकों का बैंक। इसे नेक्स्ट हम बोलते हैं बैंकों का बैंक या पर्यवेक्षक भूमिका। यानी देखिए, मैंने आपको पहले कहा जितने भी बैंक होते हैं, भले वो वाणिज्य बैंक हो, कोई सा भी, भले वो ICICI हो, HDFC बैंक हो, कैनरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, SBI बैंक हो, जितने भी बैंक आप अपने आसपास में देखते हो, इनकी जो देख रेख करता है ना, वो वाणिज्य बैंक करता है। क्योंकि वाणिज्य बैंक को जब कहीं से भी ऋण नहीं मिलता, तो भैया हमारा केंद्रीय बैंक इन्हें ऋण देता है और इनकी सुरक्षा का काम भी करता है। अगर कोई वाणिज्य बैंक बंद होगा तो यही बंद करवाते हैं, कोई नया बैंक खुलेगा तो भी ये करवाते हैं, कोई गलत एक्टिविटी हो रही है किसी बैंक में तो उस पर देख रेख का काम भी ये करते हैं। यानी सुपरवाइजरिंग का काम केंद्रीय बैंक करता है। यानी केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों की हर एक एक्टिविटी पे अपनी नज़र रखता है, ताकि अगर कोई भी गलत एक्टिविटी की जाए तो वाणिज्य बैंक बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे चोर के साथ एक पुलिस करती है। वैसे ही आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बैंकों का क्या है? बाप है दोस्तों। बाप मतलब ये सभी
का निर्धारण नियंत्रण करता है और किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी होने से रोकता है, जिससे भारत का आर्थिक नुकसान ना हो दोस्तों, क्योंकि ये सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक। और सरकार किसकी है? देश के वासियों की, और देश के वासियों का नुकसान होने नहीं देता ये। इसके बाद अंतिम ऋणदाता। देखिए, वाणिज्य बैंक कई स्रोतों से अपने पास ऋणों का उपलब्ध करते हैं, बट जब वाणिज्य बैंक को, एक वाणिज्य बैंक को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैंने एक बैंक खोला जिसका नाम है विक्की बैंक, ठीक है, विक्की बैंक। अब मुझे ना कहीं से भी नहीं मिला, मुझे जनता ने भी ऋण नहीं दिया। मैंने शेयर मार्केट में अपने बैंक के शेयर्स को लिस्ट कराया, बट मैं मिनिमम वो जो सपोर्ट था वो नहीं प्राप्त कर पाया। मैंने विदेशों से ट्राई किया, मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्राई किया, नहीं मिला मुझे कहीं से भी। तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे लाइसेंस दिया है बैंक खोलने का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मुझे पहला ऋण देगा। यानी जब मुझे कहीं से ऋण नहीं मिलेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बांधे है, क्योंकि मुझे लाइसेंस उसने दिया है तो मुझे ऋण भी वो देगा। इसलिए उसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, क्योंकि जब एक वाणिज्य बैंक को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता तो केंद्रीय बैंक उसके लिए ऋण उपलब्ध कराता है, क्योंकि भैया लाइसेंस भी तो उसने ही दिया है। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय का संरक्षक। अब बेटा बच्चों, जैसे भी जो जितनी भी करेंसी होती है, विदेशी करेंसी होती है, भले वो अमेरिकी डॉलर हो, इंग्लैंड के पाउंड्स हो या यूरो हो, कितनी भी जो भी होती है ना, जो भी विदेशी मुद्रा होती है, उसका संरक्षण किसके पास होता है? किसके पास होता है? केंद्रीय बैंक के पास होता है। यानी ये विदेशी मुद्रा को अपने पास सुरक्षित रखता है, ताकि देश के निवासियों के लिए या देश की सरकार के लिए जो भी अति आवश्यक वस्तुएं हैं जो हम विदेशों से आयात करते हैं, उनका भुगतान किया जा सके। यानी विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी ये ही करता है, ताकि देश उन महत्वपूर्ण वस्तुओं को विदेशों से आयात कर सके जिनकी भारत सरकार या भारत की जनता को जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल दें, अगर खाड़ी के देशों से हमें पेट्रोल मंगवाना होता है, तो जो खाड़ी के देशों की जो करेंसी है, जैसे दिनार हो गया, उस दिनार को अपने पास ही सुरक्षित रखता है, ताकि उनकी पेमेंट कर सके भारत सरकार और भारत के निवासियों को महत्वपूर्ण यानी पेट्रोल डीजल मिल सके, ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो यानी विदेशी विनिमय का संरक्षण करने का जो अधिकार है वो केवल विदेशी बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास होता है। इसके बाद समाशोधन गृह का कार्य। अब ये समाशोधन गृह का कार्य मतलब क्या होता है? देखिए, जो आप ये बात जानते हैं कि जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो हमेशा जो भी उधार देते हैं वो किसमें देते हैं? कैश के रूप में देते हैं? नहीं, चेक के रूप में देते हैं। और दोस्तों, वाणिज्य बैंक भी ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी वाणिज्य बैंक कैश का बहुत ज़्यादा कम प्रयोग करे, यानी चेक के माध्यम से बात करें, खातों के माध्यम से करें, ताकि देश में जो मुद्रा की मात्रा है, जो कैश की लिमिट है, वो एक निश्चित मात्रा तक बनी रहे। मान लीजिए कि अगर एक वाणिज्य बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास SBI का एक 15,000 करोड़ रुपए का चेक आया और HDFC का 10,000 करोड़ का आया। अब वो एक दूसरे क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे, जिसमें कैश का ना हो। इसे ही दोस्तों हम समाशोधन गृह का कार्य कहते हैं। यानी कैश को कम करने का काम भी कौन करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। साख का नियंत्रण, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साख कौन जनरेट करता है? वाणिज्य बैंक करता है। लोगों को उधार देकर साख पूर्ति का निर्माण करता है, और इसी साख को नियंत्रित करने के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि निर्धारण करना बैंकिंग प्रणाली का या नियंत्रण करना बैंकिंग प्रणाली का, ये दोनों ही काम केंद्रीय बैंक करता है। और साख के नियंत्रण के लिए
ये अपनाता है मौद्रिक नीति को, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए, जब लगता है केंद्रीय बैंक को कि देश में तेजी काल चल रहा है, यानी तेजी काल यानी मुद्रास्फीति काल चल रहा है, यानी पैसा बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, तो ये ऐसे अपने इन टूल्स के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव डाल के साख की मात्रा को कम करता है। और जब इसको लग रहा होता है कि जब मंदी काल चल रहा होता है, यानी अस्फीतिक अंतराल चल रहा होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता, मांग का स्तर बहुत कम होता है, तब ये ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है साख के निर्माण में कि साख की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। तो भैया बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है कि किस प्रकार एक देश का केंद्रीय बैंक साख के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो ये करता है मौद्रिक नीति के माध्यम से, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, मौद्रिक नीति देखिए, एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हमें तेजी काल, मंदी काल, स्फीतिक अंतराल, अस्फीतिक अंतराल, न्यून मांग, आधी मांग, किसी भी रूप में कहो, यानी आर्थिक स्थिरता बनाने के लिए हम दो तरीके के उपायों को अपनाते हैं। एक होते हैं हमारे राजकोषीय उपाय, जो एक देश की केंद्रीय सरकार बजट के माध्यम से करती है, बट एक होते हैं हमारे मौद्रिक उपाय, जो देश की सरकार नहीं करती है दोस्तों, देश का केंद्रीय बैंक करता है, जो कि सर्वोच्च बैंक होता है, और उसे ही हम कहते हैं मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप इस बात को समझिए कि राजकोषीय उपाय साल में एक बार किए जाते हैं, उनके प्रावधान, बट मौद्रिक नीति यानी जो तेजी काल, मंदी काल, तो भैया दिन प्रतिदिन का काम है, क्योंकि साख का निर्माण मौद्रिक नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मौद्रिक नीति पे काम करे। तो मौद्रिक नीति पे काम करने का एकाधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस टूल का इस्तेमाल करके देश में तेजी काल और मंदी काल को ठीक करने का प्रयत्न करती है, उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति अपनाई जाती है केंद्रीय बैंक के साथ, और राजकोषीय नीति अपनाई जाती है देश की केंद्रीय सरकार के द्वारा। अब देखिए, मौद्रिक नीति जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, अर्थव्यवस्था में साख या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने की नीति है। इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, जिसे हम तेजी काल कहते हैं या इसे हम आधी मांग भी कहते हैं, तथा अस्फीतिक, जिसे हम मंदी काल भी कहते हैं, या फिर हम इसे न्यून मांग भी कह सकते हैं, कि स्थितियों को ठीक करना होता है। मौद्रिक नीति के उपकरणों को व्यापक तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जो भी हमारी मौद्रिक नीति होती है ना दोस्तों, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मात्रात्मक उपाय, जिसे भी आप नाप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, वो मात्रात्मक उपाय हो गए। और जिसे आप माप नहीं सकते हो, जिसको केवल आप महसूस कर सकते हो, वो गुणात्मक उपाय हो गए। इन्हें साख नियंत्रण के उपकरण भी कहा जाता है। साख नियंत्रण के उपकरण, क्योंकि केंद्रीय बैंक क्या करता है भाई, तेजी काल और मंदी काल को ठीक करने का काम करता है। भैया सिंपल सी बात है, जिसके लिए ये मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करता है। अब मौद्रिक नीति में मात्रात्मक उपाय भी होते हैं और गुणात्मक उपाय भी होते हैं। अब भाई मात्रात्मक उपाय वो होते हैं जिसे हम नाप सकते हैं, और गुणात्मक जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण कौन से होते हैं। तो सबसे पहले दो नीतिगत दरें होती हैं, दो दरें, जिसमें एक बैंक दर है, एक रेपो दर है। ये आप बहुत सुनते होंगे, बैंक दर क्या होती है, रेपो दर क्या होती है। दो अनुपात होते हैं दोस्तों, दो अनुपात भी होते हैं। एक होता है हमारा CRR, एक होता है SLR, एक नेक्स्ट होता है हमारा खुले बाजार की क्रिया। अगर हम मात्रात्मक उपायों की बात करें, गुणात्मक उपायों की, तो सीमांत आवश्यकता, साख की रासायनिक और नैतिक प्रभाव, ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक दर क्या होती है। यार देखिए, मैंने अभी आपको बताया केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य अंतिम ऋणदाता। जब एक वाणिज्य बैंक को
कहीं से भी किसी भी स्रोत से ऋण नहीं प्राप्त होता तो वाणिज्य बैंक उसे ऋण देने के लिए बाध्य होता है। बाध्य क्यों होता है? क्योंकि उसी ने उसको लाइसेंस दिया है, ठीक है। बट दोस्तों वो जिस दर पर बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रतिभूति के, बिना किसी जमानत के जो ऋण उपलब्ध कराता है, उसी दर को हम कहते हैं दोस्तों बैंक दर। तो बैंक दर में इंपॉर्टेंट बात क्या है? बैंक दर में अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो देखिए, आपको पता है कि एक देश का जो केंद्रीय बैंक है, जो एक देश का केंद्रीय बैंक है, जिसे हम सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये हम कमर्शियल बैंक को क्या देता है? ऋण देता है, यानी उधार देता है ऋण। वो जिस ब्याज दर पर ऋण देता है और बिना जमानत के देता है, बिना जमानत के, सबसे मेन बिना जमानत के देता है, बिना किसी प्रतिभूति को रखे, बिना किसी प्रकार की कोई भी, क्योंकि इसने ही इसको लाइसेंस दिया है, तो इसे कहते हैं दोस्तों बैंक दर। देखिए बहुत ही सिंपल है, बैंक दर और रेपो दर दोनों ही एक जैसे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, जब एक वाणिज्य बैंक एक केंद्रीय बैंक जब एक वाणिज्य बैंक को बिना किसी जमानत के जो ऋण देता है जिस दर पर, उसे हम बैंक दर कहते हैं, और जो जमानत के साथ देता है उसे रेपो दर कहते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों कि ये जो बैंक दर है ना, ये जो बैंक दर है ये बिना किसी जमानत के दी जाती है, जबकि रेपो दर भी देखिए हर बार अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से समझाऊं, आपको सही से समझाता हूं, मजा नहीं आएगा नहीं तो जूम आउट कर लेता हूं। आप जरा देखिए, हमें दो दर पढ़नी है, दो दर पढ़नी है। पहली दर हमारी क्या है? बैंक दर। क्या है भाई? बैंक दर। और दूसरी हमारी क्या है? रेपो दर, ठीक है भाई। बैंक दर क्या होती है? बहुत ही सिंपल, जिसमें केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होने के नाते एक वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, बट इंपॉर्टेंट बात, बिना जमानत के, कोई भी जमानत नहीं दी। तो भैया देखिए, अगर केंद्रीय बैंक ने वाणिज्य बैंक को 2% की दर पर बिना किसी जमानत के, बिना कोई प्रतिभूति रखे अपने पास जो ऋण दिया, तो इस दर को हम क्या कहेंगे? बैंक दर कहेंगे। बहुत ही सिंपल। अब देखो रेपो दर भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है रेपो दर में। ठीक ऐसे ही अगर एक देश का सेंट्रल बैंक एक देश के कमर्शियल बैंक को प्रतिभूतियों को रखने के बाद, यानी जमानत के साथ उसकी प्रतिभूतियां रख लेता है, यानी सिक्योरिटीज, उसके शेयर्स रख लेता है अपने पास, जमानत के साथ जिस दर पर वो देता है, क्या पैसा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। देखो वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को बिना जमानत के जो पैसा देता है जिस दर पर, उसे हम बैंक दर कहते हैं, और जो जमानत के साथ देता है या जमानत के बदले में देता है उसे हम रेपो दर कहते हैं। जब देश में स्फीतिक अंतराल चल रहा होता है, स्फीतिक अंतराल यानी तेजी काल चल रहा होता है, तो वो बैंक दर को भी बढ़ा देता है और रेपो दर को भी बढ़ा देता है, ताकि वाणिज्य बैंकों को महंगा ऋण मिले केंद्रीय बैंक से, और वाणिज्य बैंक लोगों को महंगा ऋण दे, जिससे लोग बाग ऋण लेना क्या कर दे? कम कर दे, और देश में जो तेजी काल चल रहा है वो सामान्य काल में बदल जाए। ठीक इसी के विपरीत अगर देश में मंदी काल चल रहा है तो वो बैंक दर और रेपो दर दोनों को कम कर देंगे, ताकि केंद्रीय बैंक से वाणिज्य बैंकों को सस्ता ऋण उपलब्ध हो, और उस सस्ता ऋण होने की वजह से जो ग्राहक हैं बैंकों से, यानी वाणिज्य बैंकों से ज़्यादा ले और बाजारों में जाके मांग करे, ताकि मंदी काल सामान्य काल में बदल सके। तो दोस्तों यही मौद्रिक नीति है। तो ये दोनों दरें, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप कहेंगे तो इस पे मैं आपको लिए स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, बट पहले मैं ये सारे
एक एक वीडियो में मैं ये सारे चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ, पूरे 10 जो चैप्टर हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इसको टॉपिक वाइज भी पढ़ा के दिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि बैंक दर क्या होती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो देखिए, तो बैंक दर क्या है, जो बिना जमानत के मिलती है। रेपो दर क्या है, जो जमानत के साथ मिलते हैं। मेन वर्ड जमानत है। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ही ऋण दे रहा है, तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी होता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं, और जो विद कोलेटरल सिक्योरिटी होता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है। तेजी काल चल रहा है, दोनों को बढ़ा देंगे, मंदी काल चल रहा है, दोनों को घटा देंगे। अब बात करते हैं दो नीतिगत अनुपात। अभी अनुपात मतलब क्या होता है भाई? वाणिज्य बैंकों के पास जो भी उसकी कुल परिसंपत्ति होती है, जो भी उसकी मांग जमाई होती है, उसका एक निश्चित अनुपात जो उसे केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। याद रखें ये वाली बात। एक वाणिज्य बैंक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, मान लीजिए HDFC बैंक है। HDFC बैंक के पास एक 10,000 रुपये का मांग जमाई आई, ठीक है, 10,000। अब इस 10,000 का 4%, अगर मैंने मान लिया CRR हमारा कितना है, 4% है, तो ये कितना हो गया भाई जी? 400 हो गए। कितने हो गए भाई जी? 400 हो गए। बहुत ही सिंपल। तो 10,000 रुपये का 4% बनता है हमारा 400 रुपये, ठीक है। अब इसको काट लो, ये काट लिया आपने, ठीक है। योग्य 1 योग्य 25। तो देखिए 1:5 ये जो रेशो निकल के आया है, इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कैश रिजर्व रेशो। क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो, या इसे लीगल रिजर्व रेशो भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल। एक वाणिज्य बैंक अपनी कुल परिसंपत्ति का एक निश्चित भाग जो वह केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, रखना ही पड़ता है, अगर मगर नहीं चलती है, इसमें रखना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। अगर आप HDFC बैंक को भारत में व्यापार करना है तो भैया इसे अपनी संपत्ति का एक निश्चित भाग भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अनिवार्य रूप से जमा के रूप में रखना पड़ेगा, ताकि लोगों को, जो भी ग्राहक है HDFC के, उनको कभी भी मुद्रा संकट ना हो। कि ऐसा ना हो कि ये सारा का सारा लोगों को ऋण ही दे दे और भैया दूसरा व्यक्ति आए और बोले भाई सॉरी हमने तो ऋण दे दिया। ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाख रुपए जमा कर रखे HDFC बैंक के पास, आप कल ही निकालने चले गए तो आपको HDFC बैंक का मैनेजर बोला जी हमने तो ऋण दे दिया। ऐसा ना हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, हर वाणिज्य बैंक से एक निश्चित अमाउंट अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है, ताकि ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो दोस्तों। तो कैश रिजर्व रेशो, जिसे हम नगद निधि अनुपात कहते हैं हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपने। ये एक वाणिज्य बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना ही पड़ता है, अगर मगर नहीं चलती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात। तो CRR आपको समझ में आ गया। अगर मैं 2 अनुपात की बात करूं, अगर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं, तो देखिए मैंने आपको 2 दरें समझाई, अब अनुपात समझा देते हैं। अनुपात यानी रेशो। 2 तरीके के अनुपात होते हैं, एक CRR होता है और एक SLR होता है। SLR भाई CRR क्या होता है? बहुत ही सिंपल। एक वाणिज्य बैंक को अपनी कुल परिसंपत्ति का एक निश्चित भाग जो केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, उसे नगद निधि अनुपात कहते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। जबकि मेरे प्यारे दोस्तों SLR क्या होता है? SLR का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल भाई, इसे बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। इसे नगद निधि अनुपात कहते हैं, और इसे वैधानिक या संवैधानिक या तरलता अनुपात कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अब भाई वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? यानी एक वाणिज्य बैंक को अपनी कुल परिसंपत्ति का एक निश्चित भाग
एक वाणिज्य बैंक को अपनी कुल परिसंपत्ति का एक निश्चित भाग करंट एसेट्स, चालू परिसंपत्ति या फिर नगद के रूप में जो अनिवार्य रूप से अपने बैंक में 24 घंटे रखना पड़ता है, उसे हम नगद निधि और वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। देखिए यार, बहुत ही सिंपल है। 100 रुपए में से 25 रुपए मान लीजिए वाणिज्य बैंक ने क्या किया, किसके पास रखे, केंद्रीय बैंक के पास, तो वो कहलाएगा क्या, कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा। ठीक है, और इसमें से अब कितने रह गए, 75 रह गए। और मान लीजिए इसी में से हमने 25 रुपए तो हमने इसमें रख दिए, और 25 ही मान लीजिए या 50% मैंने मान लिया कि वो अपने पास जमा के रूप में रखता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों। देखिए मतलब क्या, एक वाणिज्य बैंक अपनी कुल परिसंपत्ति का एक निश्चित भाग तरल संपत्ति या फिर नगद के रूप में जो अपने पास रखता है 2400 घंटे, उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, ताकि दोस्तों वित्तीय संकट ना पैदा हो सके। ऐसा ना हो कि बैंक के ग्राहक आए और वो अपने पैसे की मांग करे और बैंक कहे कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अब देखिए, ये जो दोनों रेशियो होते हैं जो वाणिज्य बैंक की कुल परिसंपत्ति से रिलेटेड होते हैं, जब देश में तेजी काल चल रहा होता है तो इन दोनों में क्या कर दी जाती है, तेजी काल चल रहा होता है तो इन दोनों को बढ़ा दिया जाता है, ताकि वाणिज्य बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा जो संपत्ति है वो केंद्रीय बैंक के पास जमा हो या उन्हीं के पास जमा के रूप में रहे, वो लोगों को ज़्यादा ना दे सके, क्योंकि देश में ऑलरेडी तेजी काल चल रहा है। अगर मंदी काल चल रहा है तो वो दोनों को क्या कर देते, कम कर देते। इसकी के माध्यम से वो देश में साख के निर्माण का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, कंट्रोल करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम कि खुले बाजार की क्रियाएं किन्हें कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं, देखिए खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही सिंपल। खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब होता है कि जब देश में तेजी काल चल रहा होता है, तब केंद्रीय बैंक जाके सरकारी कंपनियों यानी सरकारी बैंकों की प्रतिभूतियां बेचता है। किसको, जनता को बेचता है। शेयर मार्केट में जाता है और सीधे जनता को क्या बेचता है, प्रतिभूति यानी शेयर्स बेचता है। ठीक है, शेयर्स या बॉन्ड्स बेचता है किसको, जनता को, जिससे जनता उसको खरीद ले और जनता का पैसा किसके पास आ जाए, केंद्रीय बैंक के पास आ जाए, ताकि देश में जो तेजी काल चल रहा है वो सामान्य काल में बदल जाए। तो खुले बाजार की क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जब एक देश का केंद्रीय बैंक सीधे शेयर मार्केट यानी वित्तीय बाजार में जनता को प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है, जनता के सीधे ही क्रय और विक्रय करता है, या कहीं की वाणिज्य बैंक करते हैं। अगर जब मंदी काल चल रहा होता है तो वो जो प्रतिभूति उसने तेजी काल में ग्राहकों को बेची थी, मंदी काल में उन्हीं से वो खरीद लेता है। तो तेजी काल में तो दोस्तों बेची जाती है प्रतिभूति, मंदी काल में खरीद ली जाती है, ताकि देश में सामान्य काल बना रहे। ना तो देश की सरकार कभी तेजी काल चाहती है देश में रहे, ना ही मंदी काल चाहे। देश की सरकार का परम उद्देश्य होता है देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहे दोस्तों, क्योंकि आर्थिक स्थिरता बनी रहना ही सबसे मेन माना जाता है। ज़्यादा तेजी काल भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा मंदी काल भी अच्छा नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश में बहुत ज़्यादा मंदी काल चल रहा है, समग्र मांग है ही नहीं। तभी तो आपने देखा है दोस्तों कि बैंक पीछे पड़े हुए आपका कि ऋण ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, रीज़न है भैया, साफ समग्र मांग का स्तर बहुत ही गिर गया है, जिसके वजह से समग्र मांग कम होगी तो समग्र पूर्ति कम होगी, जब समग्र पूर्ति कम होगी तो उत्पादन कम होगा तो दोस्तों रोजगार कम होगा तो लोगों की आय कम होगी, जो कि बहुत ही बुरा माना जाता है एक देश के लिए। अब बात करते हैं इसके साख नियंत्रण के गुणात्मक उपायों के बारे में। ये छोटे से जल्दी से बता देता हूँ। सीमांत आवश्यकता, जब देश में सीमांत आवश्यकता क्या होती है पहले इसको समझा देता हूँ। भाई सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है जब एक वाणिज्य बैंक
एक वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को या सॉरी जब एक केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्य बैंक यानी वाणिज्य बैंकों को जो ऋण उपलब्ध कराता है उसके बदले में वो क्या करता है, सिक्योरिटी लेता है, जमानत लेता है, जिसे हम रेपो रेट रहते हैं। उन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता कहते हैं। यानी मान लीजिए मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं कि एक वाणिज्य बैंक है आईसीसीआई, वो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेना चाहता है, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए का। तो वो उससे ज्यादा की प्रतिभूतियां रखेगा ना। मान लीजिए उसने रखी 4 लाख करोड़ रुपए की अपनी कंपनी की प्रतिभूतियां यानी शेयर्स रख दिए, तो दोनों का डिफरेंस क्या आया, 2 लाख करोड़। तो ये जो 2 लाख करोड़ है ना, इसे ही हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। जब देश में तेजी काल चल रहा होता है तो इसे बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से मतलब वाणिज्य बैंक कम ऋण ले केंद्रीय बैंक से, और जब मंदी काल होता है इसे कम कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल। साकी राशनिक, जब देश में साकी राशनिक मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल कि जो क्षेत्र होते हैं जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उनके भी बहुत सारे अर्थव्यवस्था में पार्ट होते हैं। जैसे कि भाई बहुत सारे जैसे लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, या फिर नॉन फाइनेंस कंपनी हो गई। तो साकी राशनिक का मतलब है कि हर क्षेत्र के लिए कितना ऋण दिया जाएगा उसका कोटा निर्धारित कर देना, उसे हम कहते हैं साकी राशनिक। जब देश में तेजी काल चल रहा होता है ना, तो साकी राशनिक ज़्यादा कर दी जाती है ताकि सभी क्षेत्रों को यानी कहीं पे ज़्यादा पैसा ना जाए, और जब मंदी काल होता है तो इस साख की राशनिक को कम कर दिया जाता है यानी पैसा और चला जाए। अब आता है नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव मतलब क्या कि भाई जो केंद्रीय बैंक होता है वो वाणिज्य बैंकों को एक नैतिक प्रभाव देता है। ये कहता है कि भैया आप देश में आप विस्तार तो कीजिए अपने बैंक का, आप लाभ कमाइए, बट ऐसा लाभ कमाइए जिससे जनता का भी फायदा हो, जनता को लूटने का काम मत करो। इस तरीके के माध्यम से भी केंद्रीय बैंक करता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप मेरे साथ हैं तो भैया मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं कि जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।